गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि आपके क्लास +2 कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंटेंसी 2 का एक फर्स्ट लेसन है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अपने मेंबर्स या जनरल पब्लिक की सर्विस के लिए ही बनी हैं और प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनी। तो इनका मेन मकसद क्या है? अपने मेंबर्स का और नॉन मेंबर्स की सर्विस करना, उनको सर्विसेज देना। तो ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू सर्व इट्स मेंबर्स एंड जनरल पब्लिक एट लार्ज एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स। एग्जाम्पल इसमें कैसे आ जाती हैं? जैसे स्कूल, कॉलेजेस, क्लब्स, लाइब्रेरीज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, और जो हमारा इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो भी सारे क्या हैं? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनका जो भी कोई सरप्लस वगैरह इनको जो बचता है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ही लगा देते हैं। तो ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, या इनका जो सरप्लस होता है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उनकी सर्विसेज के ऊपर ही लगा देते हैं। तो इनके द्वारा बनाई गई जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो इन्होंने बनाना है कि हमारे मेंबर्स हैं कौन कौन से, उनका एक रजिस्टर लगाएंगे पूरा। फिर मिनट बुक्स, जिसके अंदर इन जो अपनी मीटिंग्स का सारा वेरवा उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, तो टू रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग्स। तीसरा ये बनाएंगे कैश बुक, जिसके अंदर डेट वाइज वो सारे रिकॉर्ड लिखेंगे कहाँ कहाँ से इनको कोई पेमेंट आ रही है, तो डेट वाइज उसके अंदर रिकॉर्ड रहेगा। अब आ जाएगी इसके बाद रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये एक बुक नहीं है, ये एक जस्ट स्टेटमेंट है जो कि साल के एंड पे बनाएंगे कैश बुक को देख के कि कौन कौन सी हेडिंग्स के अंदर कौन कौन सी हमें पेमेंट्स सारा साल मिली हैं। ठीक है, जस्ट लाइक इनकी जो मेन इनकम है वो होती है सब्सक्रिप्शन इनकम, के मेंबर से मिलने वाला जो चंदा है। ठीक है, तो उसका जैसे उन्होंने एक हेड लगा लेना है कि सब्सक्रिप्शन की हमें कितनी रिसिप्ट हुई है। ठीक है, तो टोटल जो सारा साल में सब्सक्रिप्शन की रिसिप्ट होएगी, तो एक हेडिंग लगा देंगे इसके अंदर कि सब्सक्रिप्शन, तो उसमें वो सारा लिख देंगे टोटल कि टोटल साल में कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है। सिमिलरली इसके अंदर जो अलग अलग हेडिंग बनाए जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे हमने कोई पेमेंट की है। तो एक तरह से जैसे हम ये भी एक तरह का रियल अकाउंट है कैश बुक की तरह ही। फिर एक हम बनाते हैं इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है और ये मिलता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। इसके अंदर हम लिखते हैं कि हमारे करंट ईयर से रिलेटेड हर तरह की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। उसके बाद लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये दोनों क्या हैं? हमारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब आगे हमारे पास आ गए सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर एनपीओ, कि एनपीओ को पैसा कहाँ से मिलता है अपनी एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए। तो सबसे पहले इनका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? कि जो इनके मेंबर्स के द्वारा दी जाने वाली पीरियोडिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, दीज आर द पीरियोडिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द मेंबर्स ऑफ एनपीओ, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम, सच इनकम इज़ ट्रीटेड एज रेवेन्यू ऑलवेज। ठीक है, अब इसमें हम सेकंड देखते हैं। इसका जो रेवेन्यू का सोर्स है वो है इसका लाइफ मेंबरशिप फीस। कि मान लो कोई मेंबर अगर कहता है कि मेरे से पीरियोडिकल कंट्रीब्यूशन नहीं होता, मेरे से पूरी लाइफ के लिए इकट्ठा एक मुश्त जो है कंट्रीब्यूशन आप ले लो, उसको हम कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। तो इसको हम हमेशा ही कैपिटलाइज करेंगे, पर इनसे जो मिलने वाली इनकम होएगी उसको हम क्या करेंगे? रेवेन्यू गिनेंगे। इट इज़ ए लमसम फीस पेड बाय द मेंबर ऑफ एनपीओ फॉर द होल लाइफ मेंबरशिप, इट इज़ ऑलवेज कैपिटल नेचर। पर इनसे जो होने वाली इनकम होएगी वो क्या होएगी? रेवेन्यू। अब आगे हमारे पास थर्ड एस्पेक्ट एंट्रेंस फ़ीस। एंट्रेंस फ़ीस क्या है? ये फ़ीस वो है जो कोई नया मेंबर अपनी एडमिशन के टाइम देता है, वन टाइम ओनली। फीस पेड बाय पर्सन टू बिकम ए मेंबर ऑफ एनपीओ, इट इज़ पेड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम। इसका जो ट्रीटमेंट है वो कई ऑर्गेनाइजेशंस इसको रेवेन्यू मानती हैं और कई मानती हैं इसको कैपिटल, बेस्ड अपॉन द डिफरेंट थिंकिंग्स।
और वो थिंकिंग क्या क्या है उनकी। जो कैपिटल नेचर को मानते हैं वो कहते हैं कि क्योंकि ये हर एक पार्टनर ने सिर्फ एक बार अपनी लाइफ के अंदर देनी है, दैट इज़ वाई कि ये हर तरह की एक रेगुलर नेचर की पेमेंट नहीं है, इस कारण से ये क्या है, कैपिटल नेचर। दूसरा क्या है, रेवेन्यू नेचर, कि जो इस थिंकिंग को मानते हैं कि रेवेन्यू नेचर की है, वो ये सोच के चलते हैं कि जो एंट्रेंस फीस है कि ये हमारे तो हर साल ही नए नए मेंबर आते रहते हैं, तो एक ये हमारे लिए कोई नया काम नहीं है कि इट इज़ ए रूटीन वर्क, तो इससे होने वाली जो इनकम है वो भी क्या है, हमारी रेवेन्यू नेचर की। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसने जैसे ट्रीट करना है वो उसको वैसे ही कैपिटल या रेवेन्यू उसको मान सकते हैं। उसके बाद आ गया लिगेसी। लिगेसी क्या होती है कि इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ डोनर। मान लो किसी दान देने वाले बंदे ने अपनी विल कर दी कि उसकी डेथ के बाद जो उसकी जो संपत्ति है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाएगी, तो नेचुरली इसका अमाउंट काफ़ी बड़ा आएगा, तो इसको हम कैपिटल नेचर मानेंगे। फिर आ गया एंडोमेंट फ़ंड। एंडोमेंट फ़ंड क्या होता है कि ये अगर जो हमारी खुद जो एनपीओ है, हमारी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अगर एक स्पेसिफिक फ़ंड क्रिएट कर लिया काफ़ी बड़े अमाउंट का और उसको एक जगह डिपॉजिट करवा दिया, ताकि उससे होने वाली जो इनकम है वो लगातार एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाए हमारी एनपीओ के लिए। मान लो कि मेरे पास इनके पास 10-20 लाख या 50 लाख इकट्ठे हुए पड़े थे, इन्होंने एफडी करवा दी एक बड़ी, ताकि उसका जो आने वाला ब्याज है उससे जो हर साल आएगा उसको वो एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम बन गया एनपीओ के लिए। सो सच लाइक ऑफ फंड्स दे आर कॉल्ड एंडोमेंट फंड। सो इट इज़ ए फंड क्रिएटेड बाय एनपीओ फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, या कह लो कि टू हैव ए परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एनपीओ। इट इज़ ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, कि इसका जो अमाउंट होएगा उसको तो हमने कैपिटल करना है, कि जो 50 लाख हम मान के चलें, बट उससे जो होने वाली मान लो कि उसकी इनकम है हर साल, मान लो उसका 2 लाख रुपये हमें वो मिलता है, तो वो जो पैसे है उसको हम क्या मानेंगे, रेवेन्यू। अब आगे आ गया ग्रांट। ग्रांट जहाँ पे भी नाम देखोगे इसका मतलब होता है गवर्नमेंट ग्रांट्स, कि गवर्नमेंट से मिलने वाले पैसे। अब सरकार से जो पैसे इनको मिलते हैं वो 2 तरीके से मिलते हैं, या तो छोटी मोटी राशि मिलती है कि आप अपनी एनपीओ की मेंटेनेंस करवा लो, कि छोटी मोटी रिपेयर करवानी है, पेंट्स वगैरह करवाने हैं, तो उस तरह के लिए। दूसरी होती है डेवलपमेंट ग्रांट। डेवलपमेंट ग्रांट काफ़ी बड़े अमाउंट के अंदर होएगी, जिसमें वो कहेंगे कि अगर आपने नए शेड्स, नए कोई उसमें रूम्स बनवाने हैं, नए हॉल बनवाने हैं, तो उसके लिए जो ग्रांट है उसको कहेंगे डेवलपमेंट ग्रांट। तो डेवलपमेंट ग्रांट क्योंकि अमाउंट के अंदर ज़्यादा होएगी, तो उसको हम हमेशा क्या करेंगे, कैपिटलाइज। So government grant, it is the money received from the government for the day to day expenses या to acquire the capital assets। अगर डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए तो मेंटेनेंस ग्रांट, अगर कैपिटल एसेट को खरीदने के लिए तो डेवलपमेंट ग्रांट। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोर्स ऑफ इनकम इनका जो है डोनेशन। तो डोनेशन भी एक बड़ा मेन सोर्स ऑफ इनकम है इनका। अब ये डोनेशन जो है ये कोई भी दे सकता है, चाहे उसके मेंबर्स हैं चाहे उसके नॉन मेंबर्स हैं। तो डोनेशन क्या है, रिसीट ऑफ मनी आइदर फ्रॉम द मेंबर और नॉन मेंबर ऑफ एनपीओ। 2 टाइप्स की होती है, या तो जनरल डोनेशन है या स्पेसिफिक। स्पेसिफिक डोनेशन जो होगी उसके अंदर खास दिया होगा कि जो हमने पैसे दान किए हैं वो किस चीज़ के ऊपर लगाए जाएं, और अक्सर इसका अमाउंट भी क्या होगा, ज़्यादा होएगा। मान लो कि मैं कोई दान करता हूँ किसी को, तो कहता हूँ कि आपने वहाँ पे कमरे की छत बदलवानी है या एक नया कमरा डलवाना है, तो ये एक स्पेसिफिक मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी साथ के साथ, तो ये अमाउंट भी जो इसमें इसके लिए मैं जो दूंगा वो ज़्यादा होएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, हमेशा कैपिटलाइज। जो जनरल डोनेशन होती है, जनरल डोनेशन के साथ में कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं बताया होता कि कहाँ पे इसको खर्च किया जाए, तो इसको हम आम तौर पे क्या करते हैं, रेवेन्यू। पर अगर जनरल डोनेशन भी काफ़ी बड़े अमाउंट की आ जाए, कि मान लो मैंने 10,000 या 50,000 रुपये दे दिए और बताया नहीं कि इसको कहाँ पे लगाना है, तो वैसे तो क्या है वो जनरल डोनेशन, क्योंकि मैंने कोई पर्पस नहीं बताया, बट अमाउंट ज़्यादा है, इस कारण से उसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज। तो डोनेशन के अंदर हमें 3 तरह का ट्रीटमेंट मिल गए। स्पेसिफिक है तो हमेशा ही कैपिटलाइज करना है, जनरल है तो उसका अमाउंट देख लेना है कि अगर बड़ा अमाउंट है तो कैपिटलाइज, अगर छोटा अमाउंट है तो रेवेन्यू उसको मानना है। अब इतना पढ़ने के बाद हमें फ़ीचर्स इसके पता लग गए कि जो एनपीओ होता है, एनपीओ के फ़ीचर क्या हैं। एक तो क्रिएट किया गया टू सर्व द मेंबर्स एंड जनरल पब्लिक। दूसरा कि ऐसी एंटिटी है सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स।
तीसरा, इसका जो सोर्स ऑफ इनकम मेनली क्या होती है, सब्सक्रिप्शन इनकम एंड डोनेशन। चौथा, जो इनका सरप्लस कहीं बच जाता है अगर सारी पेमेंट्स करने के बाद भी, तो उसको वो मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। आगे आ गया, इसके अंदर जो अकाउंटिंग है वो स्पेशल टाइप की है, जिसको हम कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि इन सच टाइप ऑफ अकाउंटिंग सेपरेट फंड्स they are created for the specific purpose and shown on the liability side of balance sheet. For example, building fund, prize fund, any amount received for this per fund is credited and any payment made from this fund is debited to it. कहने का मतलब है कि जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर एक तो कैपिटल या कैपिटल फंड तो होता ही है हमारा, उसके अलावा अगर मान लो कोई ख़ास हमें बिल्डिंग के लिए पैसे मिले हैं कहीं से, तो उसको उसके लिए एक अलग से हम और फंड बना देंगे, यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे बिल्डिंग फंड। और जैसे जैसे उसमें से हम पैसे खर्च करते जाएंगे उसको हम डाल देंगे एसेट के अंदर, और इसमें से हम करते जाएंगे लेस। ठीक है, तो ये था इसकी फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये आगे जाके हम इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर डिस्कस करेंगे। अब एक इसके अंदर, ये हमने पहले सारे डिस्कस किए थे इनके सोर्सेज ऑफ इनकम। अब एक हम सोर्स बताने जा रहे हैं, जो सोर्स की बजाय इसकी पेमेंट बताने जा रहे हैं कि एक ख़ास तरह की पेमेंट भी करते हैं ये। तो वो पेमेंट कौन सी है, ऑनोरेरियम, या उसको हम एक्ट साइलेंट है ऑनोरेरियम भी बोल देते हैं। तो ऑनोरेरियम क्या है कि मान लो कि मैं किसी खास पर्सन को इनवाइट करता हूँ एनपीओ के अंदर फॉर द सर्विसेज ऑफ मेंबर्स या जनरल पब्लिक। ठीक है, या किसी पर्सन को लेक्चर देने के लिए कोई मेडिकल लाइन के ऊपर या कोई सिविल लाइन के ऊपर, तो उसको जाते वक्त हम जो कोई एक पेमेंट छोटी सी देते हैं एज ए गिफ्ट, तो उसको हम कहते हैं उसका ऑनोरेरियम। Any amount paid to a person invited by NPO to give services for the welfare of members of NPO। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह का एक्सपेंडिचर, इसको हम हमेशा रेवेन्यू मान के चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन जो नाम आया था कि इन्होंने कौन कौन से अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। तो उसमें एक नाम था रसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो मैंने ये बताया था कि वो इसको बनाते हैं कैश बुक को देख के, कि कैश बुक में से देखेंगे कि सारे साल के अंदर सब्सक्रिप्शन से कितने पैसे आए, कितने 2018 के लिए, 19 के लिए और कितने अगले साल के लिए आए। मान लो हमारा करंट ईयर कितना चल रहा है 2019, तो पिछले साल के लिए कितने आए, अगले साल के लिए एडवांस में कितने आ गए, हमें जनरल डोनेशन के लिए सारा साल में कितने कितने टोटल पैसे आए हैं, एंट्रेंस फ़ीस कितनी है, मेंटेनेंस ग्रांट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जो भी हमने सोर्सेज सारे पढ़े हैं वो सारे सोर्सेज के नाम आ जाएंगे हमारे इसके रिसिप्ट साइड, जो कि डेबिट साइड है कैश बुक की तरह ही। तो इसकी डेबिट साइड जहाँ जिसको रिसिप्ट साइड कहते हैं, वहाँ पे हम हर तरह की रिसिप्ट्स ले लेंगे। ठीक है, चाहे वो सिंपल रेवेन्यू नेचर की है, जनरल डोनेशन है, चाहे वो कैपिटल नेचर की है, स्पेसिफिक डोनेशन। तो हर तरह की रेवेन्यू नेचर की चीज़ें, हर तरह की कैपिटल नेचर की जितनी मर्जी जो मर्जी रिसिप्ट्स है, चाहे वो पिछले साल से संबंधित है 2018 की, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इन सभी को ही हमने रिसिप्ट के अंदर ले आना है। कोई बाइफर्केशन इसके अंदर नहीं कर रही कि वो पिछले साल की है या अगले साल के लिए। ठीक है, और ना ही इसके अंदर हमने देखना है कि वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। दूसरी साइड पे ऐसे ही हमने जो पेमेंट्स की हैं, चाहे सैलरी है, रेंट है, पोस्टेज, टेलीफोन, ऑनोरेरियम, चाहे हमने कोई एसेट्स खरीदी हैं, फर्नीचर, बिलियर टेबल, लाइब्रेरी बुक्स, इन्वेस्टमेंट्स, तो जिस तरह की मर्जी पेमेंट है वो सारी पेमेंट्स हमने इसके अंदर पेमेंट साइड जो कि क्रेडिट साइड है वहाँ पे नोट करनी है। कोई डिस्टिंक्शन नहीं करनी कि वो जो पेमेंट है वो रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है, और एंड पे निकाल देना उसका बैलेंस कि शुरू में कितना कैश था उसके पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास, कहाँ कहाँ से उसमें रिसीट्स आई, कितनी पेमेंट्स उसने कर दी, और एंड पे उसका क्या बैलेंस। तो सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को अगर हम अच्छी तरह से याद कर लें तो यहाँ पे क्या होएगा कि आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर वैसे ही मिल जाएंगे। कि मान लो कि क्वेश्चन आपको आ गया कि नेम एनी टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द एनपीओ,
एनी टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट साइड पे इतनी सारी रिसिप्ट्स लिखी हुई हैं, इसमें से जो भी ये पहली 5 हैं, जनरल डोनेशन, एंट्रेंस फीस, मेंटेनेंस ग्रांट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। पर आमतौर पे आपने इसमें क्या लिखना है, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन को ही लिखना है, क्योंकि एंट्रेंस फीस के 2 ट्रीटमेंट हैं। तो मेन इसमें आप आंसर दे दोगे उसका। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन कौन सी होती हैं एनपीओ की, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन। कोई एक ऐसी रिसिप्ट जो कि कैपिटल या रेवेन्यू दोनों नेचर की हो सकती है, एंट्रेंस फीस। कोई एक ऐसी रिसिप्ट जो कि कैपिटल नेचर की हो, तो यहाँ से आप नीचे से लिख दो यहाँ पे कि स्पेसिफिक डोनेशन है, डेवलपमेंट ग्रांट है, लिगेसी या लाइफ मेंबरशिप फीस। तो उसमें आप 2 खास ये याद रखो, लिगेसी एंड लाइफ मेंबरशिप फीस, कि ऑलवेज कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स हैं एनपीओ के लिए। तो इस तरह से हम कई तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ उल्ट क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि जो मेंटेनेंस ग्रांट है वो किस तरह की रिसिप्ट है, हम कह देंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। जो डेवलपमेंट रिसिप्ट है, ग्रांट है, वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। तो इसमें से ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। इसी तरह से पेमेंट साइड में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। छोटा क्वेश्चन अक्सर ये आता ही आता है कि नेम एनी टू रेवेन्यू पेमेंट्स। तो आप यहाँ से लिख दो कि सैलरी, रेंट, पोस्टेज, टेलीफोन, ऑनोरेरियम। अगर वो कहता है कि नेम एनी टू कैपिटल पेमेंट्स, तब यहाँ से लिख दो कि फर्नीचर है, बिलियर टेबल है, या लाइब्रेरी की बुक्स हैं, या इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो यहाँ से कई सारे आंसर हो गए। या अगर वो क्वेश्चन ऐसे उल्टा पूछ लेता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रेवेन्यू पेमेंट्स हैं या कैपिटल पेमेंट्स हैं, तो हम कह देंगे वो कैपिटल पेमेंट्स हैं। और हम कहेंगे, एक क्वेश्चन ये भी आता है अक्सर कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, हम कह देंगे रियल अकाउंट, क्योंकि ये कैश बुक से मिलता जुलता है। यहाँ पे हर तरह की हमने रिसिप्ट्स लिखी हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने हर तरह की पेमेंट्स लिखी हैं कैश बुक की तरह। तो ये हमारा क्या है, रियल अकाउंट। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा वो आ जाता है हमारे पास कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे तैयार करना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सबसे पहले हम उसमें देख लें कि वो एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। वो जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वो उस तरह का अकाउंट है। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान हम क्या रखते हैं कि उसके अंदर हमने सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम्स लेनी है, रेवेन्यू पे रिसिप्ट्स लेनी है और रेवेन्यू पेमेंट्स लेनी है, पहली बात। दूसरी चीज़, उसके अंदर हमने इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं लेना। अगली बात, उसके अंदर हमने सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड, सिर्फ जो हमारा चालू साल है उस साल से जो संबंधित आइटम्स हैं सिर्फ वही लेनी है। हमने ना पिछले साल के से रिलेटेड आइटम्स लेनी है, ना नेक्स्ट ईयर की एडवांस उसमें आइटम्स लेनी है। और उसके अंदर क्या आएगा, जो इधर वाली आइटम्स हैं इसकी, उसको हम सारी ले जाएंगे इस साइड पे, और उसकी जो क्रेडिट वाली जो आइटम्स है सारी उसको ले आएंगे डेबिट साइड पे, और जो उसकी डेबिट वाली सारी आइटम्स है उसको हम ले आएंगे क्रेडिट साइड पे। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी बनाई है यहाँ पे, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हाउ वी हैव टू मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे मेरे पास है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लाइक दिस। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर क्या है, हमने आइटम कौन सी ली हैं, देखो कैसे इसको बनाएंगे, देखो ध्यान से। इसको देख के हमने ये तैयार करना है, ठीक है। तो अभी मैंने पहले बताया था कि इसकी ये वाली आइटम्स आएंगी क्रेडिट वाली आएंगी इसकी डेबिट साइड पे, और डेबिट वाली आएंगी क्रेडिट साइड पे, ठीक है। इसमें से सारी आइटम्स इधर नहीं आएंगी, सिर्फ कौन सी आएंगी, जो रेवेन्यू नेचर की हैं, सिर्फ रेवेन्यू नेचर की हैं और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं, हमें पता है कि इसके अंदर रेवेन्यू नेचर की आइटम कौन कौन सी हैं, सैलरी, रेंट, पोस्टेज, टेलीफोन, ऑनोरेरियम, ठीक है। तो ये सारी आइटम्स इधर से इसमें आ जाएंगी। इसको हम यहाँ से निकालते हैं, तो ये सारी आइटम्स निकल के हमारी आ गई इस जगह पे। ठीक है,
तो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है कि जो ये वाली आइटम्स हैं हमने इसके अंदर नहीं लेके आए। ये भी ये देखो कि ना हमने ये ओपनिंग बैलेंस लेके आना है इसका, ना हमने क्लोजिंग बैलेंस लेके आना है। सबसे पहले इधर वाली चीज़ें हम लेके आ रहे हैं इधर, वो भी कौन सी, सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स हमने इधर लेके आए हैं, इनको हम इग्नोर कर देंगे। मान लो एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ आपको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा है तो इधर से सिर्फ हम ये आइटम्स लेके आएंगे रेवेन्यू नेचर की। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इधर वाली आइटम्स हम इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने सिर्फ कौन सी आइटम्स लेनी है, रेवेन्यू नेचर की। तो रेवेन्यू नेचर की हमें पता है कि सब्सक्रिप्शन भी है, जनरल डोनेशन, ये सारी हैं। तो इनमें से मैं सारी ले लेता हूँ पहले इधर वाली आइटम्स। तो जनरल डोनेशन ये यहाँ से निकल के आ जाएंगी इस साइड के ऊपर। तो यहाँ पे देखो ये वाली सारी आइटम्स आ गई हमारे पास इधर। ठीक है, जनरल डोनेशन एंड एंट्रेंस फीस हम ये मान के चल रहे हैं इस हमारे क्वेश्चन के अंदर के रेवेन्यू हैं। ठीक है, अगला मेंटेनेंस ग्रांट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ये सारी आइटम्स इधर आ गई। ठीक है, अब हमने एक आइटम यहाँ पे छोड़ी है सब्सक्रिप्शन, जो कि रेवेन्यू नेचर की है। हमने एक चीज़ और देखनी है कि जो जितनी भी पेमेंट्स हैं सब्सक्रिप्शन की 2018 के लिए, 19 के लिए और 20 के लिए, सारी पेमेंट्स यहाँ पे नहीं लेके आनी। हमने कौन सी आइटम्स लेनी है, सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड। हमारा करंट ईयर कौन सा है, 2019। तो 19 के लिए सिर्फ हम इसकी 19 वाली फ़िगर यहाँ से सब्सक्रिप्शन की लेंगे, बाकी फ़िगर्स को हम इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं लेके आएंगे। तो यहाँ से 2019 वाली फ़िगर हम लेके आते हैं इसमें से। तो ये सब्सक्रिप्शन भी हमारे पास आ गया 2019 वाला। ठीक है जी, तो ध्यान से देखते जाओ कि इधर से हमने क्या छोड़ दिया, कैपिटल पेमेंट्स भी छोड़ दी, कैपिटल रिसिप्ट्स भी सारी छोड़ दी, इधर ही पड़ी हैं येलो में। सब्सक्रिप्शन जो पिछले वाली साल की थी और अगले साल की थी दोनों छोड़ दी, सिर्फ करंट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन थी हम यहाँ पे ले आए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर्स छोड़ दी, साइड्स चेंज कर दी, इधर वाली आइटम्स इधर आ गई और इधर वाली आइटम सारी इधर आ गई। नाउ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ कंप्लीट। इसमें क्या हमने चेंज करनी है अब कि हमने दोनों साइड्स का टोटल लगाना है। मान लो कि अब इनकम साइड का टोटल जो है ज़्यादा है, उसी टोटल को हम यहाँ पे लिखेंगे, दोनों साइड का हम बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हमारी इनकम साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सरप्लस। क्या आ जाएगा, सरप्लस। तो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं। तो वन बाय वन इसमें हमने देखो पहले कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स की हैं। कि सबसे पहले हमने क्या किया था, इसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए इग्नोर कर दिया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, इग्नोर कर दी सारी कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। कंसीडर क्या किया, सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स कंसीडर की हैं, सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, सिर्फ करंट ईयर की हमने ली हैं 2019 की, 18 और 20 वाली दोनों छोड़ दी। फिर पांचवा हमने ध्यान दिया था कि जो भी हमने साइड्स चेंज की हैं कि पेमेंट वाली चीज़ें हम इधर ले आए इसकी डेबिट साइड पे और इधर वाली चीज़ें डेबिट वाली सारी ले गए क्रेडिट साइड पे। इसके अलावा आपका जो न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आएगा उसके अंदर आपके क्वेश्चन के नीचे भी, इसके नीचे भी यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स दी होती हैं, वो एडजस्टमेंट्स हमने अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी, एग्ज़ाम में करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको डेप्रिसिएशन वगैरह भी दी होती है तो वो आपने
एग्ज़ाम में देखेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लिए हमारे पास क्या तैयार हो गया, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिर्फ कुछ एक आइटम यहाँ से लेके इसके अंदर डाली हैं और हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेडी हो गया। और दोनों का बैलेंस करने के बाद हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, सरप्लस। यहाँ पे इसको प्रॉफिट नहीं बोलना। सिमिलरली अगर ये साइड वाला टोटल जो बड़ा होता तो इधर सरप्लस की बजाय क्या आ जाता, बाय डेफिसिट। ठीक है, एक इसके अंदर ये चेंज कर लेंगे क्योंकि ये सारी बाय वाली चीज़ें उधर से आई हैं। इधर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सभी का 2। इसी तरह से यहाँ पे जो 2 वाली चीज़ें हैं सारी यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय। ओके, तो ये था एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना। बट मान लो कि एग्ज़ाम के अंदर बड़ा क्वेश्चन आता है कि साथ में बैलेंस शीट भी तैयार करो। देन बैलेंस शीट कैसे तैयार करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो जितनी भी आइटम्स अब हमने छोड़ी हैं ये वाली सारी, ये सारी कहाँ चली जाएंगी, बैलेंस शीट के अंदर। सारी कहाँ चली जाएंगी, बैलेंस शीट के अंदर। तो सबसे पहले हम इसको फ्री कर देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इसके जो सरप्लस जो बैलेंसिंग फिगर आई है इसने भी बैलेंस शीट के अंदर जाना है। पहले मैं इसी को ही भेज देता हूँ। तो हम इसमें से इसको निकाल लेते हैं, सरप्लस यहाँ से उठा लेते हैं। सरप्लस को लेके जाना है हमने कहाँ पे, बैलेंस शीट के अंदर। तो ये सरप्लस अभी यहाँ से हमारा फ्री हो गया, इसको हमने लेके जाना है बैलेंस शीट के अंदर। तो नाउ हेयर इट इज़ आवर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर मैं अपना सरप्लस यहाँ पे देखो कैपिटल के नीचे सरप्लस लेके आ रहा हूँ। तो ये सरप्लस यहाँ पे आ गया। अब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्री हो गया। यहाँ पे मान लो कोई फिगर्स नहीं दी हुई है आपको। बाकी अभी मैम लाइबिलिटी साइड पे क्या लेके आए हैं, सरप्लस, जो भी सारा प्रॉफिट हमें हुआ था वहाँ पे। अब जितनी आइटम्स हमने छोड़ी थी इसकी रिसीट एंड पेमेंट के अंदर, वो सारी आइटम्स किस में आएंगी, बैलेंस शीट में। ठीक है, कैसे कि जितनी ये हमारी सारी कैपिटल की ये चीज़ें पड़ी हैं, फर्नीचर, बिलियर्ड टेबल, लाइब्रेरी, बुक्स, इन्वेस्टमेंट्स, तो ये सारा भी कहाँ पे आ जाएगा, हमारी एसेट साइड पे, कि ये हमारी सारी क्या है, एसेट्स। तो लाइक दिस यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारी एसेट्स। तो इसका जो टू एंड बाय है हमें पता है बैलेंस शीट के अंदर नहीं यूज़ होता, उसको हम काटते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें उठ के कहाँ पे आ गई, फिक्स्ड एसेट्स की तरफ, क्योंकि ये कैपिटल नेचर की थी। तो कैपिटल नेचर वाली चीज़ों ने कहाँ पे जाना है, बैलेंस शीट के अंदर। जो रेवेन्यू नेचर वाली थी वो कहाँ पे ऑटोमेटिकली चली गई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। इसी तरह से जो ये हमारा बैलेंस पड़ा है, ये किसका बैलेंस है, कैश का। तो एक तरह से ये क्या है, हमारे लिए कैश है, तो इसको भी हम उठा के कहाँ पे ले आएंगे, कैश की जगह। ओके, तो कैश भी आ गया हमारे पास। तो ये साइड हमारी सारी फ्री होगी। अब देखो सारी खाली है। इस साइड पे अब हमने इधर वाली चीज़ें लेके आनी है। तो यहाँ पे आप देखो कि स्पेसिफिक डोनेशन, डेवलपमेंट ग्रांट, ये सारी कैपिटल नेचर की हैं। तो इसको हम उठा लेते हैं यहाँ से। और इसको ले आएंगे हम हमारी बैलेंस शीट के अंदर। तो एग्ज़ाम में आपको इसमें से कोई 1 या 2 आइटम्स दी हो सकती हैं। यहाँ पे हमने सारी आइटम्स जो भी आ सकती हैं वो सारी लिख ली। अब क्या रह गया कि जो सब्सक्रिप्शन हमें 2020 के लिए मिली थी, अगले साल के लिए, इसका मतलब ये अभी मेरे लिए रेवेन्यू नहीं है, ये मेरे लिए बल्कि एक लायबिलिटी है। इसके बदले में सर्विसेज मैंने उसको नेक्स्ट ईयर में देनी है। तो ये मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। जो भी एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरे को मिल गया तो इसको उठा के मैं लायबिलिटी साइड पे ले आऊँगा यहाँ पे। ठीक है, कि ये जो हमारा सब्सक्रिप्शन था एडवांस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका साथ में हेडिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्या आ गया, किस हेडिंग के अंदर, एडवांस सब्सक्रिप्शन।
तो देखो हमारी जो ये साइड ऑलरेडी कंप्लीट है, इस साइड पे सारे ये हेडिंग हो गए। अब रह गया यार यहाँ पे हमारा कैपिटल फंड की ओपनिंग फिगर। कैपिटल फंड की ये फिगर हमारी अभी पेंडिंग है, तो हम ये कहाँ से लेके आएंगे? तो इसके लिए हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करेंगे, एक नई ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करेंगे कि जो हम मान के चलते हैं साल के शुरू में थी, जिसके बारे में कोई डाटा हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो उसका परफॉर्मा पहले हम तैयार करते हैं। तो मान लो कि ये मेरे पास क्या थी, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये दोनों चीज़ें अब किस में आ जाएंगी, इसके अंदर। इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी कह देते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो जो ओपनिंग हमारे पास कैश है और ये जो सब्सक्रिप्शन था हम इसके अंदर ले आएंगे। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कैश का आ गया। ये हमारा जो सब्सक्रिप्शन था 2018 के लिए जो अब मिल गया हमें, इसका मतलब साल के शुरू में ये अभी पेंडिंग पड़ा था हमारे लिए, क्या था, आउटस्टैंडिंग था कि हमने लेना था पिछले साल का, इसलिए वो हमारे लिए क्या थी, एसेट थी। दोबारा सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2018 का जो सब्सक्रिप्शन इस साल हमें मिला है, ये पिछले साल के लिए पेंडिंग पड़ा था, अभी हमारा लेने वाला पड़ा था, मिला नहीं था अभी हमें, तो जो अब आके मिला है, ठीक है। इसका मतलब ये साल के शुरू में हमारे लिए क्या थी, एसेट के हमें मिलने थे पैसे। ये क्या था, ओपनिंग कैश जो पिछले साल का बचा हुआ है वो हो गया। तो इन दोनों का जो टोटल लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, तो वही टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे और वही इसकी क्या बन के आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। क्या बन के आ जाएगी अब यहाँ पे, बैलेंसिंग फिगर के साल के शुरू में हमारे पास कैपिटल फंड कितना था। इस फिगर को हम लेके जाएंगे अब हमारी लास्ट वाली बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ से हम इसको उठाएंगे, ठीक है, इसको हम फ्री करते हैं यहाँ से। हमारी वो जो नई बैलेंस शीट है साल के एंड वाली, इसको लेके आते हैं। तो जो हमारी ये फिगर यहाँ पे बैक की रह गई थी, ये ओपनिंग फिगर हमारी कहाँ से आ गई अब, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। तो यहाँ पे तीन चीज़ें ध्यान देनी है आपने। कैपिटल फंड, यहाँ पे ओपनिंग फिगर कहाँ से आई है, ओपनिंग बैलेंस शीट से। सरप्लस कहाँ से आया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। बाकी की सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, फ्रॉम द रसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इस तरह से अब जो सारी फिगर्स का जो हमने एक निचोड़ निकाल दिया, इसके अंदर डाल दिया, अब दोनों साइड्स का जो बैलेंस है वो आपका बराबर आना चाहिए। इस तरह से वो क्या, आपकी बैलेंस शीट रेडी हो गई। तो दिस वे जो हमारी ये फर्म है एनपीओ, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इस वर्क करती है। इस तरह से इसका हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी आपको समझाने के लिए। अब हम देखते हैं कि ये जो दो अकाउंट्स हमने बनाए थे, रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनके बीच में जो डिफरेंस हैं, जो अब आपको सारे क्लियर हो गए हुए हैं, वो कैसे कैसे थे। नंबर 1, रिसीट एंड पेमेंट को पहले सारा मान लो, इसी के ऊपर नोट आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे। तो बिल्कुल ये कैसा है, इसको रियल अकाउंट की तरह है, ये कैश बुक की तरह रिजेंबल करता है। इसके अंदर हम हर तरह की कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स को ले लेते हैं, चाहे वो कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है। इसके अंदर हम हर तरह की फिगर्स को लेते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। इसके अंदर जो रिसीट्स हैं हम शो करते हैं डेबिट साइड के ऊपर, और सिमिलरली जो इसकी पेमेंट्स होंगी वो हम शो करते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर। इंक्लूड करता है फिगर्स जो सिर्फ कैश के जो सारी हैं, या तो कैश आया है या कैश गया है, ठीक है। तो नॉन कैश आइटम्स जैसे डेप्रिसिएशन होगी वो इसके अंदर हम नहीं लेते, वो इधर आएगी। सिमिलरली इसके अंदर हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी कि कोई चीज़ जो पिछले साल की है या अगले साल की है, रेवेन्यू है या कैपिटल है, नथिंग, नो एडजस्टमेंट इज नीडेड इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो यही सारे डिफरेंस बन जाएंगे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। कि मान लो या तो आपको सिंपल क्वेश्चन आ गया कि इसके फीचर्स लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, तो आप ये सारी साइड लिख देना। अगर डिफरेंस आता है तो आपका ये सिर्फ क्वेश्चन रेडी है। तो इसके अंदर ये चीज़ें क्या है कि एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता जुलता है।
इसके अंदर सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स लेते हैं, इसके अंदर सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड आइटम्स लेते हैं, इसके अंदर रिसीट्स को हम शो करते हैं क्रेडिट साइड पे, इसके अंदर हम सिर्फ कैश या नॉन कैश हर तरह की आइटम्स लेते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन का भी इसके अंदर अगर जिक्र आएगा तो इसमें हम लेते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी हम एडजस्टमेंट्स भी करते हैं, जैसे कि जो अगर आउटस्टैंडिंग है या कोई एडवांस पेमेंट्स हैं तो उनको हम ऐड या लेस कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा वर्क करता है डिफरेंस दोनों के बीच में। तो ये था आज के लिए आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लेसन। उम्मीद है कि आप इसको बड़े ध्यान से देखा होगा आपने। ओके व्यूअर्स।